हमारे पास आज 3 कनाडा के पीआर वीज़ा हैं और मैं बधाई देना चाहता हूं मिस्टर नवनीत सिंधु एंड देयर फैमिली, काम्या सिंधु एंड मनु तोमर जी को। इन तीनों लोगों का कनाडा का पीआर वीज़ा लगा है इंडिया से ही। तो अगर आप कनाडा में मूव होना चाहते हो और आपका CRS स्कोर भी कम है, तब भी आपका कनाडा का पीआर वीज़ा लग सकता है। नवनीत जी, आप मुझे बताएंगे कि आपका CRS स्कोर जो था वो कितना था? हमारी ऑडियंस जानना चाहते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर कनाडा का पीआर वीज़ा लगा है तो कितने CRS स्कोर के ऊपर कनाडा का पीआर वीज़ा लगा है। पहला सवाल है, कितना CRS स्कोर था? प्लीज़ हमारी ऑडियंस को बताएं। सर, CRS स्कोर था नियर अबाउट 318 और 20 अराउंड। 318 का CRS स्कोर था इनका, 318 का CRS स्कोर था। और अब मैं पूछना चाहूँगा दूसरा सवाल मनु तोमर जी से। मनु तोमर जी, मुझे आप प्लीज़ बताएंगे कि कितना समय लगा आपके पीआर वीज़ा को आने में, और आपने अपना प्रोसेस नेशन वाइड इमिग्रेशन सर्विसेज के साथ में कब स्टार्ट किया था? कौन से मंथ में और कौन से ईयर में स्टार्ट किया था? क्या आप अपनी ऑडियंस को, हमारी ऑडियंस को बताएंगे? हमने अगस्त 23 में स्टार्ट किया था प्रोसेस, और हमारा पीआर वीज़ा अभी फैब में हमारा हो गया था। मतलब मेन डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा काम पीआर का फैब तक हो गया था, और अब हमारा पीआर वीज़ा आ चुका है एंड इट्स मार्च। आप अपना 9th of March। आप ये अपना पीआर वीज़ा दिखा सकते हैं क्या हमारी ऑडियंस को? नवनीत जी, क्या पीआर वीज़ा आप दिखा सकते हैं हमारी ऑडियंस को? केवल 6 महीने में, अगस्त 2023 में हमारे साथ नवनीत जी ने प्रोसेस स्टार्ट किया था, और आंख बंद करके प्रोसेस स्टार्ट किया था। इन्होंने 6 से 8 महीने सोचने के लिए नहीं लगाए कि प्रोसेस स्टार्ट करें, क्योंकि ये हमारे रेफरल क्लाइंट्स थे। तो रेफरेंस जो क्लाइंट्स होते हैं वो समय नहीं लगाते हैं प्रोसेस को स्टार्ट करने में। तो वही काम किया था मनु जी ने और वही काम किया था नवनीत जी ने। प्रोसेस को स्टार्ट करने में समय नहीं लगाया, क्योंकि वो हमें जानते थे, रिलेशनशिप ही ऐसा था हमारा। क्योंकि रेफरेंस जो जिनसे इनको मिला था उनका भी पीआर वीज़ा नेशन वाइड इमिग्रेशन सर्विसेज से हुआ था। सही समय पे प्रोसेस स्टार्ट किया था। 6 महीने में इंक्लूडिंग पीआर वीज़ा स्टैम्प is very appreciable. It's very appreciable, and it's very fortunate to have PR visa in just 6 months of time. अब हम आगे जर्नी करेंगे कि स्टार्ट की आज आपका PR वीज़ा लगा है, you have to land। आज इनकी जो डिस्कशन चल रहा है वो है कि टिकट्स को लेकर के, ये अपने टिकट्स बुक करके कनाडा में जाना चाहते हैं। तो मैं नवनीत जी और पूरी फैमिली को दोबारा से बधाई देना चाहता हूं, और आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आपका एक तो नेशन वाइड इमिग्रेशन सर्विसेज के साथ में एक्सपीरियंस कैसा रहा, और फिर आपके पूरे सवाल लूँगा इसके बाद में कि आप कनाडा जा रहे हैं तो आपके मन में और क्या सवाल है। ठीक है, तो एक एक करके आपके सवालों का हम जवाब देंगे कनाडा से रिलेटेड, तो ताकि हमारी ऑडियंस को भी उसकी पूरी नॉलेज हो पाए। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। इसके अंदर हम मेंशन करेंगे कि कनाडा में जब जाने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या प्रिपरेशन करनी है, और कनाडा में लैंड होने के बाद आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो उनका सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं हम। तो उसके बारे में गाइडेंस, पोस्ट लैंडिंग के ऊपर गाइडेंस भी हम इस वीडियो के अंदर रखेंगे। तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। तो सबसे पहले ये बताएं कि नेशन वाइड इमिग्रेशन सर्विसेज के लिए आप रेटिंग क्या देना चाहते हैं, और ऑडियंस को क्या बताना चाहते हैं, कोई मैसेज क्या देना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को, जो नॉर्मल लोग होते हैं। आप तो चलो रेफरेंस के थ्रू आए थे तो आपको कॉन्फिडेंस था कि राजीव जी ये पैसे पकड़िए और ये प्रोसेस को स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक केवल सोचने में ही लगा देते हैं कि हम प्रोसेस को स्टार्ट करें तो कहाँ से करें, करें या ना करें, होगा या नहीं होगा, कैसे होगा। तो इसमें हमारी ऑडियंस जो लगभग 95% जो लोग हैं ना, इसी चीज़ में फंसे रहते हैं। तो आपको सजेशन क्या देना चाहेंगे आप उस ऑडियंस? मेरा जो नेशन वाइड के साथ एक्सपीरियंस रहा वो बहुत अच्छा रहा। द रेटिंग इज़, मैं तो टॉप रेटिंग ही दूंगी, बिकॉज टाइमली हमें कुछ भी क्वेरी होती थी तो हमेशा कॉल्स पिक होती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हम आपको 24 आवर्स में, इस डेज में बता देंगे, नहीं, देन एंड देयर ही हमारी क्वेरी रिजॉल्व करते हैं। चाहे वो छोटी से छोटी भी क्वेरी हो, मैम ये डॉक्यूमेंट नहीं है सबमिट हो रहा, ये नहीं हो रहा, हम कब करें, तो सारे हमारी क्वेरीज रिजॉल्व हुई। सेकेंडरी, रेफरल फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने नेशन वाइड को खुद से सर्च किया था नेट पे, इसकी रेटिंग्स बहुत अच्छी आ रही थी, लोगों के एक्सपीरियंस बहुत अच्छे थे। देन वन ऑफ माय फ्रेंड्स, दे आर इन कनाडा राइट नाउ, मैंने उनसे डिस्कस किया कि मैंने ये नेशन वाइड को देखा है, क्या मैं इसके साथ अपना स्टार्ट कर सकती हूँ जर्नी। पहले मैंने खुद देखा, देन मैंने रेफरल लिया, तो उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दिया कि नहीं, द कंसल्टेंसी इज़ वेरी गुड,
यू कैन गो विद दैट। तो मैंने फिर अपना सारा डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ सर ने, राजीव सर और मीनू मैम ने पर्सनली सब कुछ गाइडेंस करा, तो हमें हमारा मतलब PR टाइमली हो गया। अच्छा, जिनका रेफरेंस जिनके रेफरेंस के थ्रू आप आए थे, आप वैसे उनको जानते हैं? हाँ मेरे। अच्छा, तो बात ये है कि ये हमारे पहले से क्लाइंट थे, लेकिन इनके रेफरल ने इनको बोला कि आप PR वीज़ा इन्होंने रिकमेंडेशन मांगी कि नेशन वाइड इमिग्रेशन सर्विसेज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इनका जो रेफरेंस था, जो इनका फ्रेंड था जो कनाडा में था, वो ऑलरेडी हमारे ही क्लाइंट थे, उनको भी हम ही ने भेजा हुआ था। वो चीज बाद में आई, देखो बाद में पता चला, लेकिन पहले हम नेशन वाइड को सिलेक्ट कर भी चुके थे। अच्छा, पहले कर चुके थे। ये मेरी तरफ से थोड़ी सी नॉलेज की इंफॉर्मेशन मेरे पास पूरी नहीं, लेकिन हाँ ये है कि उन्होंने 100% गो कर दिया कि नहीं आप ठीक, मतलब आप कर सकते हो। तो इनके फ्रेंड कनाडा में थे, इन्होंने उनसे रिकमेंडेशन मांगी क्या किया जाए, तो इनके फ्रेंड को भी हम ही ने भेजा था यहाँ से, तो उन्होंने हमें ही रिकमेंड किया, तो इनका भी कनाडा का PR वीज़ा लगा। बहुत बहुत बधाई हो आपको। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ऑल्दो लाइफ के अंदर पूरी जिंदगी स्ट्रगल का जो मीनिंग है ना, वो चेंज होता रहता है। एक टाइम होता है कि हमें कैनेडियन स्टूडेंट वीज़ा मिल जाए, एक टाइम होता है कि हमें स्टूडेंट वीज़ा से ओपन वर्क परमिट आ जाए, फिर आदमी का स्ट्रगल होता है कि ओपन वर्क परमिट से इसकी PR कैसे कन्वर्ट होगी, फिर PR कन्वर्ट होती है तो भी स्ट्रगल शुरू हो जाते हैं उसके बाद कि हमारा कल को सिटीजनशिप कैसे होगी, जॉब्स कैसे होंगी। लाइफ के अंदर स्ट्रगल हमेशा रहती है। फिर आने वाले टाइम के अंदर बच्चों के लिए स्ट्रगल होती है कि इनका क्या किया जाए, है ना, इनकी एजुकेशन कैसे की जाए। तो लाइफ टाइम में स्ट्रगल तो चलती है, लेकिन इसके अंदर जो माइलस्टोन्स होते हैं, जो सक्सेस के माइलस्टोन्स होते हैं, उसमें से एक बड़ा माइलस्टोन जो है वो है कनाडा का PR वीज़ा आना, परमानेंट होना, और वो भी इंडिया से बैठे बैठे 318 के CRS स्कोर के ऊपर, यानी कि एंट्री करने से पहले ही परमानेंट हो जाना। ये दैट्स अ बिग डील। तो आपके कुछ सवाल हैं कनाडा में जाने से पहले, आप मुझसे पूछ सकते हैं। यस सर, कि हमारा PR कार्ड हमें कब तक रिसीव होगा, और हेल्थ जैसे There are a lot of questions actually, and how ऑडियंस भी जानना चाहती है, लॉट ऑफ क्वेश्चंस। आप मुझे एक एक करके पूछिए, मैं फटाफट जवाब देता जाऊंगा आपको। initial phase start from the very beginning, the moment we land at the airport. So what is the procedure? We want to know that there might be some immigration procedure going on. The immigration officer asks some questions regarding the why you are coming here. So there are these kind of sort of questions are there. So how we have to deal with that? The first question is that, like, if they are entering in Canada or they are moving from India, so what immigration officer will ask you? I am giving you answer on this. जब इंडिया के आप बॉर्डर पे हैं, जब इंडिया से आप एंट्री कर रहे हैं, तो वो आपको देखेंगे, ओह मूविंग टू कनाडा, लिविंग इंडिया, नो प्रॉब्लम, ऑल द बेस्ट। ही विल नॉट आस्क यू एनीथिंग। आपको एंट्री कर देंगे, आपकी एग्जिट कर देंगे इंडिया से। आप फिर जब अपना फ्लाइट में बैठेंगे, फ्लाइट में बैठ के जब कनाडा में पहुंचेंगे, 15, 16, 18, 20 घंटे में जो भी आपकी फ़्लाइट का स्केड्यूल है, लैंड होने के बाद कनाडा में सबसे पहले तो आप एंट्री करेंगे, तो आपको एयरपोर्ट के ऊपर, जब आप इंडिया से मूव करेंगे तो इमिग्रेशन ऑफिसर विल सी योर पासपोर्ट एंड विल मार्क ए स्टैम्प ऑन योर पासपोर्ट फॉर इंडिया एग्जिट। तो इंडिया से जब आप एग्जिट हो जाएंगे, तब कनाडा जब लैंड करेंगे आप, तब इमिग्रेशन ऑफिसर तक पहुंचने से पहले आपको इमिग्रेशन ऑफिसर जो हैं वहाँ पर आपको बोलेंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस हॉल में बैठ जाएं, अगर आप वर्क परमिट होल्डर हैं तो लेफ़्ट ले लें, और अगर आप PR होल्डर हैं तो आप राइट ले लीजिए। तो आपने उसी डायरेक्शन को आपने फॉलो करना है। आपने जो वो आपको गाइड करें राइट या लेफ़्ट के लिए, तो आपने वो मूव करना है। उसके बाद आपको कियोस्क्स मिल जाएंगे, जो कि ऑटोमेटेड कियोस्क्स हैं। उसके अंदर आपको अपना पासपोर्ट स्कैन करना होगा, अपने आप से सेल्फ सर्विस है वो, पासपोर्ट को स्कैन करना है। उनके कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसका आंसर करना है येस नो, कि आपके पास कुछ इस तरह का कंज्यूमेबल गुड्स है या नहीं है, क्या है आपके पास, अब सेल्फ डिक्लेरेशन होंगे, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, तब आप मूव ऑन करेंगे इमिग्रेशन ऑफिसर के पास। जब इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछेगा कि आप किस वीज़ा पर आए हैं, आप बताएंगे हम PR वीज़ा पर आए हैं, देन ही विल गाइड यू कि आपको इस ऑफिसर के पास जाना है। ऑफिसर आपका देख करके पासपोर्ट आपसे एक एड्रेस पूछेगा कि आप कौन से एड्रेस पे जाना चाहते हो, कौन से एड्रेस के ऊपर आप अपना PR कार्ड डिलीवर करना चाहते हो। वो आपके पास एक पर्टिकुलर एड्रेस होना चाहिए जो आप उनको दोगे, जहाँ पर आपके सारे मेल्स आएंगे उसके बाद में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो ऑफिसर आपसे ज़्यादा समय नहीं लेगा, 2 मिनट से 3 मिनट का समय लेगा ऑलमोस्ट इन 99% ऑफ केसेस, और आपको भेज देगा इंफॉर्मेशन डेस्क के ऊपर, जहाँ पर आपको कनाडा में जॉब कैसे मिलती है, ठीक है। फर्स्ट टाइम कनाडा में लैंड कर रहे हैं तो आपको उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। 10 से 15 मिनट का आपका सेशन होगा, ठीक है। आपको बताया जाएगा कनाडा के बारे में,
उसके बाद आप जाएंगे सर्विस कनाडा के कियोस्क के ऊपर। सर्विस कनाडा का जो कियोस्क होता है उसके ऊपर आप सिन नंबर ऑन द एयरपोर्ट ही ले लीजिएगा। नहीं तो आपको कनाडा में लैंड होने के बाद अगर आप अल्बर्टा जा रहे हैं, ओंटारियो जा रहे हैं, तो आपको वहां पर 2-2 घंटे की लाइन का लगना पड़ेगा। आपको सर्विस कनाडा के सेंटर पे लंबी लंबी लाइन होती हैं जिसमें 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे लगते हैं। लोग सुबह 6 बजे आके लाइन में लग जाते हैं, 5 बजे लाइन में लगते हैं, 12 बजे नंबर आता है। तो बेटर यही है कि जब आप एयरपोर्ट पर हैं तो एयरपोर्ट के ऊपर ही अपना सिन नंबर ले लीजिएगा, उसके बिना आप कस्टम क्लियर मत कीजिएगा। फिर अगले दिन आपको जाकर के फिर 8-9 घंटे की लाइन में लगना पड़ेगा। तो आपको ये फॉलो करना है। अगला सवाल कोई आपका? और पीआर कार्ड आपका 30 डेज के अंदर आ जाएगा लगभग। हमारे 99% ऑफ केसेस क्लाइंट्स का पीआर कार्ड 30 डेज में आ जाते हैं। अगला सवाल हेल्थ कार्ड से रिलेटेड है कि लाइक वी हैव अ स्मॉल बेबी, तो उसके हेल्थ कार्ड का कुछ वैक्सीनेशन ये सब हम कहाँ से कर सकते हैं अगर हमें इंक्वायरी करना है? हेल्थ केयर बेनिफिट आपको जरूर मिलने वाले हैं। सबसे पहले आप जब लैंड करेंगे, एंट्री करेंगे, पहले दिन या दूसरे दिन अगर आप हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए जाना चाहते हैं तो चले जाइएगा। उसके लिए 2 डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपका पासपोर्ट, आपका पीआर कार्ड और आपका COPR। इसके अलावा आपको चाहिए होगा एक जॉब ऑफर फ्रॉम ए कैनेडियन एम्प्लॉयर। तो आपके पास अगर जॉब ऑफर होगा फ्रॉम ए कैनेडियन एम्प्लॉयर तो ये 2 डॉक्यूमेंट जो होते हैं, हेल्थ कार्ड आपको अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं कि आपके पास जॉब होनी चाहिए या जॉब ऑफर होना चाहिए आपके पास में। अगर वो है, उसका लेटर, ये आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस में आता है। यूटिलिटी बिल, उनकी 2 शीट्स होती हैं, 2 क्वेश्चंस, 2 डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ID प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ। ID प्रूफ में तो आपने अपना पासपोर्ट दिखा दिया और अपना पीआर कार्ड दिखा दिया और COPR दिखा दिया। एक एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए होता है जिसमें से ये डॉक्यूमेंट होना मुश्किल है आपके पास में। या तो आपसे वो फ़ोन का बिल मांगेंगे, यूटिलिटी बिल मांगेंगे, वो आपके पास होगा नहीं। तो एक चीज़ चलती है एम्प्लॉयर का जॉब ऑफर लेटर कि आप किस डेट से जॉब करना चाह रहे हैं। अगर वो आपके पास है तो वो एड्रेस प्रूफ में काउंट होगा और आप अपना हेल्थ कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और हेल्थ कार्ड अप्लाई करने के बाद आपके बच्चे और आप उसके अंदर कवर हो गए। इसके बाद आप एक पीडियाट्रिक जो भी डॉक्टर है वो आप उसमें हायर कर सकते हैं, उसको चूज़ कर सकते हैं। और हॉस्पिटल और अपना जो भी एक हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, वो चूज़ कर सकते हैं। वो आपको फिर फैमिली डॉक्टर हो जाएगा। मेरा सवाल ये था, अभी आपने बताया कि हमारे जो भी पीआर डॉक्यूमेंट होंगे हमें ऑन द अराइवल एयरपोर्ट पे हमें अपना एक लोकल एड्रेस कनाडा का देना पड़ेगा जिस पे हमारे सारे पीआर के डॉक्यूमेंट या फिर और कोई भी डॉक्यूमेंट होंगे वो डिलीवर होंगे। तो मेरा ये है कि क्या हम यहीं से अपना एड्रेस अकोमोडेशन का यहीं से करके जा सकते हैं या फिर हमको वहाँ जाके करना पड़ेगा? क्योंकि वहाँ जाके तो एयरपोर्ट के बाहर जाके ही कर सकते हैं, अंदर से। देखिए, अब सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला है आपका कि आपको अकोमोडेशन की अगर असिस्टेंस चाहिए, आपको अकोमोडेशन के लिए हम आपको कुछ रियल्टर्स के नंबर देंगे। आप उनसे अभी से बात करना शुरू कर लीजिएगा। आप उनसे बात करके शॉर्ट लिस्टिंग जो है अभी वो आप मंगा सकते हैं। पेमेंट जो है उसकी एडवांस इंडिया से उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मेरी एक रिकमेंडेशन सभी के साथ है, जो भी पीआर के ऊपर जा रहा है कनाडा के अंदर, वो अपना 1 साल के लिए एग्रीमेंट पहले दिन से ही कर ले लैंडलॉर्ड से। क्योंकि जब कनाडा में लैंड होते हैं 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक, घर आपके पास होना चाहिए, दूसरी आपके पास एक कार होनी चाहिए। मैं हमेशा बोलूँगा, अगर आप बजट स्पेंड करके कनाडा में मूव होते हो और वहाँ पर जा के आपके पास कार भी नहीं होती है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है आपके करियर के लिए। कनाडा के अंदर अगर कार नहीं है ना तो आप सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है आपके लिए। आपके पास गाड़ी होनी बहुत ज़रूरी है और एक परमानेंट घर होना बहुत ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं कि एयरबीएनबी पे चले जाते हैं, एयरबीएनबी में बैठते हैं, फिर 15 दिन लगाते हैं, इतना एक्सपेंसिव लगता है उनको। टेम्परेरी फीलिंग बंद करनी है, परमानेंट फीलिंग को लेकर के आना। जब परमानेंट वीज़ा लग चुका है तो पीआर के साथ जा रहे हो तो परमानेंट फीलिंग के साथ जाइए और अपना परमानेंट घर देख के जाइए इंडिया से ही। 1 साल का रेंटल देना है तो एडवांस में दे दीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चाहे आप ओंटारियो रह रहे हैं, चाहे आप अल्बर्टा रह रहे हैं, एक अच्छी लोकेशन को सर्च करके पूरे साल के लिए घर लेना है आपने। 1-1 महीने के लिए घर नहीं लेना, नहीं तो 1 महीने के लिए घर लोगे, फिर 1 महीने के लिए लोगे। अगर तब तक जॉब नहीं लगी या बिजनेस सेटल नहीं हुआ, ये टेम्परेरी फीलिंग किल करती है आपको। इसको ख़त्म करके परमानेंट फीलिंग लेकर के जानी है आपने। ये सबसे बड़ी एडवाइस दे रहा हूँ मैं आपको इमिग्रेशन के लिए। और एक गाड़ी होनी ज़रूरी है ताकि आप गाड़ी से घूम के फिर के
अपॉर्चुनिटीज़ क्रैक कर पाएँ, कम से कम इंटरव्यूज़ मल्टीपल दे पाएँ, बच्चों के साथ वीकेंड्स के ऊपर घूमने के लिए निकल पाएँ। अब आप एल्बर्टा मूव कर रहे हैं, एल्बर्टा से सैटरडे संडे को गाड़ी में बच्चों के साथ बैंफ जा सकते हैं, जैस्पर घूमने जा सकते हैं, एडमिंटन देखने जा सकते हैं। तो आपके पास गाड़ी होनी ज़रूरी है। अब ये नहीं कि यहाँ से इतना पैसा खर्च करके कनाडा पहुँचे और वहाँ पर पहुँचने के बाद पैसे बचाने में लगे हो कि गाड़ी नहीं लेनी हमने, क्योंकि आप तो वहाँ पर आपने इस जर्नी के अंदर पैसा तो बहुत खर्च किया है, लेकिन वहाँ पर जो एक्चुअल सक्सेसफुल होने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत है उनको आप ज़रूर लेके आइए यूज़ में। एक बेसिक जो है उसको लेके चलिए, तभी तो आपको लाइफ जाके कंफर्टेबल लगेगी। नहीं तो आप वहाँ कनाडा में जाके सोचेंगे कि इतना पैसा खर्च करके यहाँ पर आए, उसके बाद आप वो एक एग्जांपल देता हूँ। लोग क्या करते हैं, इंडिया से जाते हैं थाईलैंड घूमने के लिए, सिंगापुर घूमने के लिए, ठीक है, वो क्या करते हैं, टिकट पे पैसा खर्च करते हैं, वीज़ा पे पैसा खर्च करते हैं। अब ट्रैवल का जो उनका 20-25-30 हज़ार रुपया खर्चा होता है, 30,000 का खर्चा हुआ ट्रैवल के ऊपर प्लेन के अंदर, तो उस खर्चे में कोई एंजॉय होता है? नहीं होता। प्लेन में बैठ के 2-3 घंटे की जो जर्नी होती है, 4 घंटे की, उसमें एंजॉय है 30,000 में, 40,000 में? नहीं है। वो एक टिकट की बात कर रहा हूँ। अगर फैमिली ऑफ 4 जाते हैं तो 1 लाख रुपए हमने टिकट पे लगाया। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम घूमने जाते हैं ना, गलती क्या करते हैं, फिर वहाँ पर 500-500 रुपये के लिए जो होता है हम बचत करते फिरते हैं कि 200 रुपये यहाँ नहीं देने, 100 रुपये यहाँ नहीं खर्च करने, ठीक है। लेकिन 1 लाख रुपया एयरलाइंस को दे चुके होते हैं हम, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर के हम 500, 200, 300 की बातें करनी शुरू कर देते हैं। अगर वहाँ पर पहुँचने के बाद आप 1 लाख यहाँ खर्च किया तो 1 लाख वहाँ पे भी खर्च करने के लिए हमारे पास होना चाहिए, तभी आपकी ट्रिप पर सक्सेसफुल है। जो एंजॉय करना था वो तो हमने सेंटोसा में पहुँच के हमने तो जंगल सफारी में करना था, हमने तो वहाँ पर जो थोड़ा बहुत डिनर के ऊपर खर्च करना चाहिए था हमें फिर वहाँ पर यूनिवर्सल स्टूडियो में कुछ राइड्स लेनी चाहिए थी हमने। तो मैं इन नटशेल मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना पैसा हम यहाँ से खर्च करके जा रहे हैं, तो वहाँ की लाइफ को नॉर्मल करने के लिए आपको एक गाड़ी की ज़रूरत है, एक घर की परमानेंट की ज़रूरत है। ये मेरी आपसे एडवाइस है, सक्सेस की टिप्स हैं ये आपको बता रहा हूँ आपको। अक्सर लोग ये गलतियाँ करते हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपको क्लिनिक, बच्चों के हेल्थ केयर के लिए अगर हम बात करें तो वो आपको पीडियाट्रिशियन मिलेगा वहाँ पर, एक परमानेंट मिल जाएगा आपको, और आप अपना पीडियाट्रिशियन चेंज भी कर सकते हैं वहाँ पर, और आप अपने डॉक्टर्स को भी परमानेंट रख सकते हैं अपने पास में। एक परमानेंट डॉक्टर आपको मिल सकता है जिसका हेल्थ केयर बेनिफिट के अंदर कोई भी खर्च नहीं है। हेल्थ केयर कार्ड आ गया आपके पास, तो उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है उस डॉक्टर की, फ़ोन करना है, अपॉइंटमेंट बुक करनी है, और अपना जो भी आपको वहाँ से एक मैसेज आएगा। COPR के बेसिस पे होता है या फिर PR कार्ड चेक होता है? आपको हेल्थ कार्ड COPR प्लस में जॉब ऑफर लेटर जो होगा वो आप शेयर कर दीजिएगा, तो आपको हेल्थ कार्ड मिल जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। सबसे पहला काम आपको करना है, ड्राइवर लाइसेंस कनाडा के अंदर अप्लाई करने के लिए अगर एल्बर्टा में जाते हैं तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको समय लग जाए उसमें, क्योंकि उनके 2 तरह के टेस्ट हैं आपके। आपका एक तो लर्निंग जो टेस्ट होता है, नॉलेज बेस्ड टेस्ट होता है आपका, फिर आपका जो टेस्ट होगा वो ड्राइविंग बेस्ड होगा, स्किल बेस्ड टेस्ट होगा। तो उसमें हो सकता है आपको 15 दिन, 20 दिन, महीना, 1 महीना लग जाए, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, इंडिया से ही अपना इंटरनेशनल ड्राइवर लाइसेंस लेके जाना है, जो पासबुक की तरह दिखाई देता है, वो लेके जाएंगे तो 1 साल तक ड्राइविंग कर सकते हैं। ऑल्दो उस ड्राइवर लाइसेंस से आप नई गाड़ी परचेज नहीं कर सकते, क्योंकि नई गाड़ी परचेज करने के लिए आपके पास ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए, जो रेगुलेटेड ड्राइवर लाइसेंस है, ठीक है। तब तक आप अपनी, लेकिन एक यूज्ड कार आप जरूर बाय कर सकते हैं अपने इंटरनेशनल ड्राइवर लाइसेंस के ऊपर भी और अपने COPR के बेसिस के ऊपर भी। तो एक अपना यहाँ से जो इंटरनेशनल ड्राइवर लाइसेंस है वो 3-4 हज़ार रुपये का खर्च आएगा। मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, आपको 3 से 4 दिनों में आपको वो मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है आपका, मुझे बताएं। मेन क्वेश्चंस तो यही थे इनिशियली। अगर कुछ और होगा तो डेफिनेटली कांटेक्ट। थैंक यू सो मच एंड फॉर चूजिंग नेशन वाइड इमिग्रेशन सर्विसेज। आपकी कनाडा की PR वीज़ा भी अगर आपको अप्रूव करानी है तो अपनी टेंशन, चिंता और परेशानियों को कर दीजिए बिल्कुल साइड और चूज इंडियाज़ नंबर 1 इमिग्रेशन कंपनी नेशन वाइड। जैसा चूज किया मनु जी ने और नवनीत जी ने। कितनी रेटिंग देना चाहेंगे नेशन वाइड इमिग्रेशन सर्विसेज को 10 में से? 10 out of 10। जब 6 महीने के अंदर आपका कनाडा PR वीज़ा प्रोसेस
हो जाए संपन्न तो 10 आउट ऑफ 10 तो मिलनी है। और अच्छा, नेशन वाइड इमिग्रेशन सर्विसेज को रिलायबिलिटी के लिए कितने नंबर देना चाहेंगे? 100%। 100% रिलायबिलिटी। यस। तो आप सारा ऑडियंस को बता दीजिए कि जो लोगों को डाउट लगते हैं, परेशानी लगते हैं कि चूज करें ना करें। अगर आपको कोई भी डाउट है, देखो डाउट सबको आता है, फर्स्ट टाइम हम कहीं पे भी बाहर जा रहे हैं तो हमारे मन में 100% डाउट्स होंगे। पर यस, नेशन वाइड को चूज करने के लिए कोई भी डाउट मत रखिए। आपको कोई सेशन करना हो, कुछ भी हो, इनके यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, आप उस पर कुछ भी क्वेरी हो आप रेज करके मीटिंग या कुछ भी बुक कर सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। नेशन वाइड वीजा रिलायबल है? यस सर, रिलायबल है, तभी तो हम यहाँ पे PR लेके बैठे हैं।